बचपन से मेरे हाथ में एक अच्छा पन था, उसको फिर मैंने आगे बढ़ के फिर एक उस्ताद से हासिल किया। अच्छा, किताबत के अंदर लोग सर्टिफिकेट नहीं देखते, खत देखते हैं। जब से मैंने ये सीखा कि वन डाइक के ऊपर मैंने लिखना सीख लिया। पहली नौकरी जो दावत में की तो 90 रुपये का उन्होंने एक स्केल दिया था, बाकायदा लेटर। उस ज़माने में उर्दू का बहुत शौक़ था और उसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हजरात थे या साहिबाएँ थी वो भी बहुत आला पैमाने की थी। अपना वर्क करता है तो वो चाहता है थोड़ा सा तो मुझे कुछ मुआवजा भी मिले और मेरा कुछ नाम भी हो। नाम तो क्या होगा, उसे मुआवजा भी नहीं मिलता और लेकिन हम दावत से नहीं निकले। वो दावत का मेयार और उनका यहाँ का जो माहौल था वो बहुत पाकीज़ा था। उस पाकीज़ा माहौल की वजह से पैसे कम मिलते थे लेकिन माहौल पाकीज़ा था, इस वजह से हम कहीं गए नहीं थे। नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली वस्तवी। उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न के मौके पर हमने ये तय किया कि हम क्यों ना मैदान में निकलें, जश्न मनाने वाले जश्न मनाएं। उसकी अहमियत और ज़रूरत है, वो एहतसाब भी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। उसके अलावा हमने समझा कि हम मैदान में निकलें और ऐसे उर्दू वालों से मुलाकात करें जिनकी ज़िंदगियाँ उर्दू में गुजरी हैं। तो आज हमारी मुलाकात इसी तरह की शख्सियत से है और जो अबुल फजल एन्क्लेव ई ब्लॉक में रहते हैं। 50 साल तक उर्दू अखबारात में उन्होंने खिदमत अंजाम दी है अपनी। पाकिस्तान के अखबार जंग में तकरीबन 1.5 माह तक उन्होंने वहाँ भी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा रोज़नामा नई दुनिया, रोज़नामा दावत, सरोज़ा दावत और मुख्तलिफ़ अखबारात में होते हुए लगातार 2 अगस्त 2019 तक लगातार वो खिदमत अंजाम देते रहें। आज हमारी मुलाकात उनसे है और हम आप तक उनकी गुफ्तगू लाते हैं और कि उनके 50 साल इस पुरखार वादी में कैसे गुजरे हैं और क्या उनके तजर्बात रहे हैं, किस किस तरह के सहाफ़त किस तरह की रही है। उर्दू सहाफ़त का जो मेयार था, उन्होंने जो देखा था जब आँख खोली थी, अब आज का मेयार क्या है, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। उर्दू अखबारात के दरमियान उस वक्त क्या कुछ चल रहा था, किस तरह की अदारत हो रही थी, किस तरह के एडिटर्स हुआ करते थे, किस तरह के काम का माहौल था, उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ खट्टे मीठे उनके अनुभव हैं वो आप तक लाएंगे। तो आइए हम चलते हैं सैयद मोहम्मद निसार साहब के साथ, जो एक लंबे समय तक कातिब रहे हैं। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। उर्दू सहाफ़त में कदम पहले मैं हमारे मोहल्ले में मौलाना अहमद सईद देहलवी थे, उनके मकान के सामने ही मेरा मकान था। उनकी खिदमत में किया करता था और उनके यहाँ हिंदुस्तान के नामवर उलमा, जय्यद, दानिश्वर वो सब आया करते थे। तो उनसे भी मैं इस्तिफ़ादा करता था और शाम को चाय के वक्त चाय बना के उनकी खिदमत में हम दिया करते थे। मैं था और एक अब्दुल हमीद तेली थे। दिल्ली में ये कौन सी जगह थी जहाँ पर आप दिल्ली में कूचा चलान, कूचा नाहर खां, मौलाना अहमद सईद का मकान वहीं था, जद्दी उनका जाती मकान, उसी में उनका ऑफिस था। तो किस बात का वो ऑफिस ये था, वो जमीयत उलमा के कोई नाजिम थे सबसे बड़े। मौलाना मदनी तो अब ज़माने में, लेकिन पहले थे। उस वक्त है जब वो मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहबारी भी जो थे वो नाजिम उमूमी थे उनके ज़माने में, वो उनसे बड़े ओहदे पर थे। तो उनसे मेरी उनसियत हो गई तो वो मकान के सामने ही मेरा मकान था, वो मेरा आना जाना शुरू हो गया। तो मैं किताबत पहले सीख चुका था बहुत अरसे से। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का यहाँ पर बेकार बैठा रहता है, लाओ मैं इनको बल्ली मारान में, जहाँ पर जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस था, गली कासम जान में, वहीं वो जाया करते थे मीटिंग वगैरह के लिए। तो वो मुझे वहाँ पे ले गए बल्ली मारान में। एक दो उस्ताद थे, मोहम्मद आसिम साहब, मुंशी आसिम साहब और मोहम्मद अफजल साहब। उनकी मैयत में उन्होंने मुझे भेजा कि इसको तुम ज़रा अपनी निगहदाश्त में तैयार करो। ये किस सन की बात होगी? ये सन की बात है 63 के शुरू की या बीच की, 1963। क्या उम्र रही होगी आपकी? उस वक्त उम्र रही होगी मेरी सन 43 की, तो मेरी पैदाइश है। 20 साल के अंदर अंदर मेरी उम्र रही होगी उस वक्त। तालीम क्या हासिल किया? तालीम मैंने स्कूल की तालीम मैंने हासिल की 4वीं जमात तक। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों से हासिल करता रहा मैं। हमारे मोहल्ले में कई टीचर थे, वो मुझे बेचारे पढ़ाया करते थे, पैसा वैसा कोई लेता नहीं था। ये लिखने का जो शौक़ था, लिखने का शौक़ था, लिखने का शौक़ मेरा बचपन से था। मुझे स्कूल के अंदर कई दफ़ा इनामात मिलते थे
इनामात इतने कीमती नहीं होते थे, वो पेंसिल दे दी, रबड़ दे दिया, तख्ती दे दी, कॉपी दे दी, तो वो लेके बच्चे खुश हो जाया करते। तो बचपन से मेरे हाथ में एक अच्छापन था, उसको फिर मैंने आगे बढ़ के फिर एक उस्ताद से हासिल किया। उन उस्ताद किया मैं जाता था फारसी पढ़ने के लिए, वो किताबत के भी माहिर थे, बहुत सारे फ़नून के माहिर थे। वो मेरे वालिद के भी उस्ताद थे पटा के अंदर, तो उनको पटा भी आती थी और बहुत सारे काम आते थे, सितार बजाना भी आता था उन्हें। तो उनकी मैयत में ये पता क्या बात की आपने? हाँ, पता क्या बात? ये पटा वो जो हाथ से लकड़ी होती है ना, वो अपने आप को बचाते हैं लकड़ी से। अच्छा, लकड़ी खेलना। हाँ, लकड़ी खेलना, उसको पटा कहते थे। अच्छा, तो अपने आप को लकड़ी से बचाते हैं ताकि दूसरे का वार हम पे ना पड़े। ठीक है। उसका तो गोली ये तो रहा कि आप वहाँ हाँ पहुँचे, हाँ मौलाना ने आपको जो है वहाँ पे उन्होंने मुझे उनकी मैयत में दे दिया। हम्म, वहाँ पे किताबत का सिलसिला जो था वो नई दुनिया अखबार निकलता था, एक रोज़नामा, मौलाना अब्दुल वही सिद्दीक़ का रोज़नामा था। तो उनको वो बेचारे कुछ नादहन थे या पैसे वैसे नहीं थे, क्या था, बहरहाल वो कातिबों की तनख्वाह का मामला ख़राब हो गया। कातिब वहाँ से उन्होंने हड़ताल कर दिया। अब हड़ताल, हाँ नहीं, रोज़नामा हड़ताल कर दी। और जो हड़ताल कर दी तो वो अखबार बंद हो गया। अच्छा, उसी ज़माने में रजपाल सिंह की एक जमात थी, अकाली तहरीक की। अच्छा, उस वक्त उसका बहुत ज़ोर शोर था और वो अखबार उसको हाईलाइट करता था। वो आवाम में ही मशहूर था और सरदारों के अंदर ही मशहूर था। गुरुद्वारा करीब था चांदनी चौक का, बल्ली मारन के इलाके से। तो वो जब हड़ताल हो गई, तो हड़ताल जब कम हुई तो उन्होंने मुझे भेजा वहाँ पर कि जाओ, वहाँ पे हड़ताल ख़त्म हो गई है, तो तुम वहाँ पे जाके काम करो, मेरा नाम ले देना। नई दुनिया में। तो हम गए, वो काम शुरू हो गया। तो वहाँ भी जो कातिब हजरात थे बहुत मशहूर थे। पहली बार ऑफिशियल आपने किताबत शुरू की रोज़नामा नई दुनिया के शुरू। तो वहीं से ये बात है सन 63 के शुरू की बात। उसके बाद वहाँ नौकरी मुकम्मल करने उसके बाद वहाँ से नौकरी मुकम्मल की, वहाँ से कुछ हासिल किया, क्योंकि हासिल करने में बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि किसी की ख़त कैसा है, किसी का ख़त कैसा है, किसी की राइटिंग कैसी है, पढ़ना नहीं आता, और उसके लिए मालूमात भी होना ज़रूरी है। वो मालूमात भी मेरे पास नहीं थी। वहाँ से वो मालूमात मुझे अच्छी तरह से वहाँ से निकलने की वजह बनी, वहाँ से निकलने के, हाँ, सीखने के बाद तनख्वाह न मिलने की वजह से तनख्वाह न मिलने की वजह से नहीं, मैं तनख्वाह तो मेरी अब भी बाकी थी, लेकिन मैंने बिल फाड़ दिए थे। किसने फाड़ दिया? मैंने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? वो अब आन के फाड़े मैं ना, अब आन के फाड़े 40-50 साल बाद। मैंने कहा बेकार है। आपके पास रखी हुई थी? हाँ, उनके बिल रखे हुए थे, हाँ, उनके साइन के ओवर टाइम के बिल, वो पे नहीं किया? हाँ, पे नहीं किया था वो बिल। हाँ, वो बिल थे तकरीबन 230 रुपए के या कुछ 4 बिल थे। तो अभी तक आपने इसे संभाल कर रखा था? संभाल कर रखा था। क्या थी? उनके बेटे से कभी मुलाकात की आपने? उनके बेटे से मुलाकात तो नहीं की, उनसे मैंने मुलाकात की थी निज़ामुद्दीन के अंदर, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था। किन्होंने? मौलाना अब्दुल वही सिद्दीक़ ने। तो आपको शाहिद सिद्दीकी से मिलकर कहना था कि नहीं, वो शाहिद सिद्दीकी से मैं मिला नहीं, इस बारे में नहीं। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो। तो बहरहाल मैंने उनको माफ़ कर दिया था। मैंने कहा चलिए आगे के लिए ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने हासिल किया, वहाँ से हासिल करके फिर मैं अलहदा हो गया वहाँ से। मैंने कहा यहाँ पे मामला ठीक नहीं है, आदमी तो अच्छे है लेकिन बाकी लोग ठीक नहीं हैं। आदमी बहुत अच्छे थे। फिर वहाँ से निकल के मैं मुख्तलिफ अगारात में वैसे भी काम करता था। मुझे काम करने का बहुत शौक था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस दरमियान जो आपकी प्रोफाइल देख रहा था, उसमें ये है कि आपने रोज़नामा नई दुनिया से शुरू किया, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद और भी मुख्तलिफ रसाइल में आपने काम किया। जो दूसरा बड़ा काम जो मुझे समझ में आता है, कुछ ही दिन के लिए आप पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने गए, और वहाँ जाकर के आपने रोज़नामा जंग में काम किया। ये क्या वाक़या था? वो वाक़या था कि वहाँ मेरे वापसी के वक्त स्टेशन पे जाते हैं पुलिस। किस शहर में आप गए थे? कराची में। तो कराची में मैं वहाँ से वापस हो रहा था, वापसी लिखवा के, वहाँ से वापसी लिखवा के हेड ऑफिस के अंदर पुलिस के, वहाँ से वापसी लिखवा के वहाँ से कागज़ मिलता है, वो फिर लेके जाना पड़ता है ना बॉर्डर के ऊपर। अब बॉर्डर पे किसी से जाएं, पैदल जाएं या सवारी में जाएं, तो वो रास्ते में मेरा पासपोर्ट की थैली जो थी वो नीचे गिर गई। मुझे मालूम नहीं हुआ। अब मालूम नहीं हुआ, जब मैंने देखा वो थैली है नहीं, अब बहुत परेशान में। तो बहरहाल वो हमारे एक अजीज थे, उसी में महकमे के अंदर
उनसे मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम दरख्वास्त लिख दो और ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने दरख्वास्त लिखी, इंडियन एम्बेसी गया पाकिस्तान की, तो वहाँ पे मैंने दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा ठीक है आपका हो जाएगा। तो मैंने जल्दी के मारे यहाँ भी ख़त लिखे अनवर अली देलवी को, वो उस वक्त जनसंघ के मेंबर थे कॉरपोरेशन के, हाँ जा मस्जिद के इलाके के थे वो। तो उन्होंने भी कोशिश करी कि अलीपुर रोड के ऊपर ऑफिस था पासपोर्ट का, वहाँ से उन्होंने फ़ाइल रवाना कर दी। तो महीना भर के अंदर वो पासपोर्ट की फ़ाइल यहाँ से रवाना होकर चली गई। वो उन्होंने मुझे डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के दे दिया। तो उस दौरान जब मैं खाली रहा तो मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं तो खाली हूँ, काम करने का मैं आदी था। वहाँ भी एक है उर्दू बाज़ार, अच्छा, वहाँ से मैंने कलम खरीदी, हाँ कराची में। तो वहाँ पे वो जो कस्बे होते हैं ना उनके कब्रों के, वो भी लिखे जाते हैं संगमरमर के ऊपर। तो वहाँ पे खुशनवीसी का भी इंतज़ाम है। तो वहाँ से मैंने कलम खरीदी, दवात खरीदी और उसका थोड़ा सा मैंने मशक किया और मैं क्या करूँ। फिर मैं पहुँच गया जंग के अखबार में। मैंने कहा यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। अच्छा। उस वक्त था वन डाइक का ज़माना। वन डाइक होता है बारीक कागज़ के ऊपर काली रोशनाई से लिखना। अच्छा। वो जो आजकल बटर पेपर, हाँ बटर पेपर, बहुत बारीक। तो उससे एक प्लेट का खर्चा कम हो जाता है एक्सपोजिंग का। तो उसमें मेरी कोई मतलब वो मशक नहीं थी करने की, लेकिन वो अल्लाह के शुक्र से वो मैं उसके ऊपर हावी हो गया। वो मैंने उनको दिखाया, देखिए मेरा अच्छा। किताबत के अंदर लोग सर्टिफिकेट नहीं देखते, ख़त देखते हैं। हाँ सही है, ख़त देखते। उन्होंने मेरा ख़त देखा, उन्होंने तहरीर देखी, उन्होंने ठीक है आप बैठ जाओ। अच्छा, अखबारात में ये होता है कि जहाँ काम की ज़रूरत है उन्होंने कहा अभी बैठ जाओ। स्किल का जो मामला है, जो हाँ, काम स्किल हाँ, से जुड़ा हुआ है, हाँ, वहाँ तो स्किल अगर हाँ, आपके पास है हाँ, और आप हाँ, दिखा पाए, हाँ, काफी सर्टिफिकेट जो भी हो आपके पास, कॉपी। या ना भी हो। तो वहाँ से हमने एक दिन बाद काम शुरू कर दिया। अब काम शुरू कर दिया तो वो लोग भी मानूस हो गए मुझसे और मैं भी उनसे मानूस। कुछ लोग जानने वाले मुझे दिल्ली के। कितने दिनों तक आप वहाँ रहे? मैं रहा 1 महीना 19 दिन तक। कितनी तनख्वाह मिली वहाँ? उस वक्त तनख्वाह वो दे रहे थे 12,000 रुपये। 12,000 पाकिस्तानी? 12,000 पाकिस्तानी। और यहाँ पे तनख्वाह थी हमारी 90 रुपये की, और दूसरे दीगर अखबारात में थी 250 रुपये की, 300 रुपये की। हमारा उनका करेंसी भी तो बहुत छोटा था। उनकी करेंसी उस वक्त छोटी नहीं थी, लेकिन तकरीबन ठीक थी। आजकल तो बिल्कुल डाउन है। अच्छा, आधी से भी कम है। उस वक्त इतनी डाउन तो नहीं क्या थी। माना जाए उस वक्त जब आपको 12,000 हाँ, मिल रहा था, मिला है, मिला था, और हिंदुस्तान का जो 250-300 रुपये था, उसमें अगर हम फिर भी पाकिस्तान का ज़्यादा है, ज्यादा, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो तजुर्बा क्या रहा, मतलब बकिया ओवरऑल हम चूंकि आपसे कर रहे हैं पूरी लाइफ पर, तो एक जगह की बजाय हम जल्दी जल्दी आगे हाँ, तो वो तजुर्बा जो वहाँ से कोई खास आपका वो तजुर्बा वहाँ से कुछ नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे मैंने अपने काम की शुरुआत कर दी थी। वो उनको इत्मीनान भी हो मैं ये गया। बताऊं, पूछूं आपसे कि आपने जंग से क्या सीखा? तो आप क्या जंग से मैंने ये सीखा कि वन डाइक के ऊपर मैंने लिखना सीख लिया। ठीक है। पहले यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर वन डाइक पे लिखा जाया करता था, यूपी में, दिल्ली में नहीं लिखा जाता था। वन डाइक पे सारे नावल जो थे इब्न सफ़ी वगैरह के, वो वन डाइक पे लिखे जाया करते थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं अपने मकाम पे आ गया। दावत में काम शुरू किया मैंने। दावत की जो बात आप बताते हैं, तो दावत अखबार में आपकी ज्वाइनिंग का पूरा वाकया, अपना मामला कैसे बना? अब मामला ऐसे बना के मुझे एक रास्ते में मौलाना मोहम्मद मुस्लिम मिल गए। कहाँ मिल गए? चितली कबर के इलाके में। अच्छा। मरकज के पास। अच्छा, पहले से आप उन्हें जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था उन्हें, लेकिन मैंने एहतरामन उनको सलाम किया हस्ब आदत। ठीक है। उन्होंने जवाब दिया। जवाब दे के वो कुछ मुझसे मुतासिर हुए, या मैं भी ज़रा उनके तरफ बढ़ा। उन्होंने मुझसे हाल चाल पूछे, मालूमात की मुझसे। वो उन्होंने कहा तुम किसी वक्त दफ्तर में आओ। वो मैंने उनको बताया कि मुझे किताबत भी आती है, मैं नई दुनिया में काम भी कर चुका हूँ। उन्होंने कहा आप किसी वक्त दफ्तर में आओ। वो दफ्तर में उनसे मिलने गया, अच्छी खासी बातचीत हुई। उन्हें बेचारों ने चाय वाय पिलाई, और उसके बाद उन्होंने कहा तुम यहाँ पे आन के काम शुरू कर दो। आप पैसे हो तो कोई बात नहीं ना, मैंने पूछा उनसे। फिर हमने काम शुरू कर दिया। उस वक्त वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे, आलिम दीन भी थे, फत्ताद भी थे। तो उनके साथ हमने काम तो पहली नौकरी दावत में आपने कितने रुपए में शुरू की? पहली नौकरी जो दावत में की तो 90 रुपये का उन्होंने एक स्केल दिया था हमें, बाकायदा लेटर। वो लेटर अभी तक था, उसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कोई फायदा नहीं। 90 रुपये का उन्होंने
और तकरीबन जो भी कोई आता था तो उसे 90 रुपये मिला था। ये किस सन की बात है? ये बात है सन 64 की। 64 के आसपास आपने ज्वाइन हाँ, किया अदालत को। हाँ। तो उन्होंने 90 रुपये से स्केल बनाया था। 90 से बढ़ के फिर 100 हुआ, 124 हुआ, 120 हुआ, आते आते कोई तकरीबन आखिर में आन के कोई 250 रुपये हो गए। अच्छा। तो वो वहाँ से बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। और 90 में जब आप यहाँ से आपने बीआरएस दिया या आपने अपनी दरखास्त अपनी क्या कहते जॉब मुकम्मल की तो उस वक्त आपकी तनख्वाह क्या रही? उस वक्त तनख्वाह थी 200 250 के आसपास थी मेरा कुल आपकी इन हैंड आता था। इन हैंड आता। लेकिन मैं उसका अंदर वो जो ओवर टाइम होता है वो बहुत करता था मैं। ओवर टाइम जो है मेरा तनख्वाह से ज़्यादा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बन जाता। तो मुझे खुशी भी होती थी और मेरे काम में मेरा दिल भी लगता था। तो रात के 11, 12, 1 बजे तक मैं घर पे जाके भी काम करता था, दफ्तर का भी करता था, बाहर। इस दरमियान मुझे बताइए कि चूंकि आप तो बहरहाल किताबत के मामले में जुड़े हुए थे, काम आपने की, लेकिन मुझे ये बताइए कि सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त को आपने उस दौर में ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है कि जब वो उर्दू सहाफ़त की बात सुनी जाती थी, अगर कुछ लिखा जा रहा होता तो सरकारें उसे नोटिस लेती थी और एक्शंस होते थे, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के पैरेलल कह सकते हैं कि वहाँ तक तो थी। लेकिन अब आप कुछ भी लिखें, कोई ज़्यादा नोटिस तो उर्दू सहाफ़त की नहीं होती है। अब हम अपने मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है हमलन। तो वो जो दौर था उर्दू सहाफ़त का, उस दौर को जिसमें आपने शुरू किया था, हिंदी के भी अखबार उसी तरह निकल रहे होंगे उसी अयाम में, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या उसे ये कहेंगे उस वक्त जो उर्दू सहाफ़त का दौर था तो वाकई में हुकूमत उसको सुनती थी और जितने अखबारात निकलते थे ख़ास तौर से पार्टी के ख़िलाफ़, जो पार्टी रूलर होती थी, तो वो एक महकमा ऐसा है गवर्नमेंट का कि वो अखबारात के ऊपर बाकायदा लाल निशान लगाती है। तो दावत के सूचना विभाग, हाँ सूचना विभाग, तो दावत का पूरा अखबार लाल हुआ करता था कि ये इबारत ठीक नहीं है, ये इबारत ठीक नहीं है, ये इबारत ठीक नहीं, ये हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ है, जो भी है। हाँ जो भी है, तो उसको वो सेंसर किया करते थे। हाँ, सेंसर किया। हाँ, इमरजेंसी में बहुत ही तकलीफ होती थी। इमरजेंसी जब लगती थी तो बिल्कुल अखबार को जब तक वो वहाँ से सेंसर होकर ना आ जाए, जब तक वो मार्केट में आता नहीं। इमरजेंसी की आपने बात की, इमरजेंसी के दरमियान दौरान भी उर्दू दावत अखबार निकल रहा था। कैसे निकल रहा था? क्या पोजीशन? गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा मुखालिफ थी। हाँ मुखालिफ थी ना। पहले अखबार तैयार करके उनके पास जाया करता था। वो जिसको चाहते थे कि ये लाइन निकाल दो, वो लाइन निकालनी पड़ती। अच्छा, ये खबर निकाल दो, ये खबर निकालनी तो रोजाना ये काम करना रोजाना ये काम करना पड़ता। वहाँ इतना अमला बैठा था कि आपको अखबार को चेक करके बताता कि बस उन्होंने हल्का सा देखा, जो उनको तो जहन था ही ना कि ये मुस्लिम अखबार है, जरूर कुछ लिखे। एक लफ्ज़ देखा उन्होंने, उसको पहले ही फुर्सत में काट दिया कि इसके बाद जो है मटन। तो ऐसे में एडिटर की जो अपनी जो राय है या पॉलिसी है या उसके जो अपना हक है कहने का, वो बहुत मुतासिर हुआ। वो बहुत मुतासिर होता था। वो इदारे के अंदर लिख दिया करते थे। मौलाना मोहम्मद मुस्लिम इदारे में उसका इजहार कर दिया करते थे। मोहम्मद मुस्लिम साहब की आपने बात की, जिनके बारे में बताया कि आपने चलते चलते रास्ते पे सलाम किया और उसके बाद उन्होंने आपको दफ्तर बुलाया, उसके बाद आप दावत में आ गए। उनके दौर में भी आप रहे, बाद के दिनों के साथ हमारे जो एडिटर्स दावत के रहे, आखिरी एडिटर्स के साथ भी आपने काम किया है। मैं किसी को कम और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सपीरियंस सबके साथ कैसा रहा? एक्सपीरियंस सबके साथ अच्छा रहा, लेकिन मौलाना सालिम साहब जो थे उनके साथ बहुत अच्छा रहा। मौलाना सालिम साहब, हाँ मौलाना सलमान साहब, वो थे नो मुस्लिम और हिंदी के माहिर थे, संस्कृत के माहिर थे, अरबी के माहिर थे। उनके साथ दोस्ताना भी रहा और मुश्फिकाना भी रहा, सब चीज़ रही। लेकिन उनके अंदर ये था कि उनको मैंने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। झूठ से बहुत बचते थे और बाकी लोगों का हाल जो है तो वो फी ज़माने के लिहाज से चलता है, सब में यही था। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दावत अखबार में गुजरा। दावत एक तहरीक का अखबार, जमात इस्लामी का अखबार, और वो जो दावत अखबार है वो एक तरह से ऊपरशा उसके अंदर जो कंटेंट है वो अपनी तहरीकी साथियों की तरबियत के लिए भी वो इस्तेमाल होता रहा है। आपको कभी ख्याल आया कि दावत तहरीक इस्लामी में मुझे भी आ जाना चाहिए? हाँ ख्याल आया, लेकिन उसकी वजह मैंने बताई ना आपको
मेरा काम का सिलसिला इतना था कि उससे फुर्सत ही नहीं मिलती दावत के काम से। अभी फिलहाल हाँ। जो है मुझे बताइए कि एक तो ये हुआ कि आप नई दुनिया से रहे, फिर दावत में आए और इस दरमियान बहुत सारे हाँ। अखबारात और रसायन से आप जुड़े रहे। कई का आपने जिक्र किया था मुझे एक बार कि आप नॉन मुस्लिम के जरिए निकाले गए हाँ, अखबारात। हाँ, हाँ, पुरानी दिल्ली के कुछ अच्छे बड़े पब्लिशर्स अखबारात जैसे शमा का हाँ, शमा का दौर भी हाँ, आपने हाँ, देखा है। देखा। शमा हाँ। हमने तो नहीं देखा, हमने हम्म, सुना है हम्म, कि बड़ी चर्चा थी कि हाँ। हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल हाँ, हाँ। पर्चा था हम्म, जिसे फिल्म दुनिया के लोग पढ़ते थे हाँ, और लिखते हाँ, थे, इंतजार रहता हाँ, था, हाँ, उसकी फिल्म हम्म, रिव्यू का इंतजार हाँ, रहता हाँ। था। आखिर क्या बात थी कि वो उस वक्त उर्दू इस लेवल पर थी कि उसे लोग सुनते, देखते, पढ़ते थे। आज भी उर्दू लिखी पढ़ी जा रही है लेकिन उर्दू को कोई न देख रहा न नहीं, सुन रहा। उस ज़माने में उर्दू का बहुत शौक़ था और उसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हज़रात थे या साहिबाएँ थीं वो भी बहुत आला पैमाने की थीं। जैसे कि वाजिदा तबस्सुम, उनके मुख्तलिफ़ दौर के अंदर हर शमा के अंदर उनका एक मज़मून ज़रूर होता था हैदराबाद के उसके माशरे के ऊपर, वो उसको चोट करती। अच्छा एक चीज़ और हाँ, बताइए, आपके दौर में कौन कौन ऐसे मशहूर राइटर रहे, अलग अलग पर्चों में लिख रहे होंगे, अखबारों में, पर्चों में, कौन कौन है जो बहुत पढ़े जाते थे और उनके क्या कॉलम हुआ? वाजिदा तबस्सुम ज़्यादा पढ़ी जाती थी। क्या लिखती थी वो हैदराबाद का जो माशरा था, जो नवाब उनको इस्तेहसाल करते थे, उसके ऊपर लिखती थी वो, लोंडिया बना के या उनका कुछ अच्छा वो तनकीदी जायज़ा लेती थी और वो हैदराबाद की ज़बान में ही लिखा करती थी। तो पढ़ने वाले को बड़ा मज़ा आता था और लिखने वाले को भी मज़ा आता था कि देखो मेरा मज़ामुन इस तरह पढ़ जाता है और उनको उस ज़माने में उसका खर्चा भी मिलता था मुसन्निफ़ों को, लिखने वालों को। और उसी ज़माने में शमा रिसाले ने एक हफ्तेवार निकाला था आईना, वो बहुत मेयारी रिसाला था, हफ्तेवार बड़ा साइज़ का था, जैसे कि आजकल बुलेट निकलता था किसी ज़माने में उस टाइप का था। उसके अंदर बेहतरीन जो लिखने वाले थे बहुत बेहतरीन थे। वो पता नहीं क्यों नहीं चला, लेकिन हालांकि बहुत मेयारी था। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, इस दरमियान आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि उस वक्त उर्दू अखबारात अपने राइटर्स को पैसे देते थे, मुआवजा जो भी था उसको देते थे। मुआवजा न देने का कल्चर इधर के दिनों में बहुत पनपा और उर्दू अखबार में तो बिल्कुल मुआवजा देने का, लेने का कोई कल्चर अब नहीं रहा। तो ये जो ना देने का यानी पैसा ना दे करके कॉलम लिखवाने का जो कल्चर हुआ, इससे आपको नहीं लगता कि इसी की वजह से जो डिग्रेडेशन, जो दबाव के शिकार हुई उर्दू सहाफ़त की वजह से कोई कंटेंट नहीं जो पढ़ा जा सके? हाँ, इसमें मुमकिनात हैं जो इसका असर पड़ा, मुमकिनात हैं इसका असर पड़ा, वो वाकई असर पड़ा हुआ, क्योंकि जो एक आदमी अपना टाइम देता है, अपना वर्क करता है, तो वो चाहता है थोड़ा सा तो मुझे कुछ मुआवजा भी मिले और मेरा कुछ नाम भी हो। नाम तो क्या होगा, उसे मुआवजा भी नहीं मिलता और उसके नतीजे में वो बहुत नाउम्मीद हो जाता है। अच्छा, उस जिस दौर में आप थे, उस दौर में जो एडिटरान थे, जो उर्दू अखबारात थे, जो रसायल थे, उनके दरमियान जो बाहम चक्कलिश हुआ करती थी, एक तरह से मैं मुसाबकत कहूँगा कि एक दूसरे से आगे बढ़ जाने, ऐसी क्या कहानियाँ थी? कुछ है ऐसी कोई कहानी? ऐसी कहानी कौमी आवाज़ भी हुआ करता था, बड़े आफताब से निकल रहा था। कौमी आवाज़ तो बहुत बात की बात है, कौमी आवाज़ तो बाद में निकला, पहले वो लखनऊ से निकला करता था। लखनऊ के कौमी आवाज़ में भी मैंने काम किया था। अच्छा। हाँ, वहाँ भी मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी मैंने काम किया, लेकिन चूँकि वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से आ गया था। यानी लखनऊ का माहौल आपको पसंद नहीं आया? वहाँ ऑफिस का माहौल। अच्छा। हाँ, वो ऑफिस का माहौल ज़रा कुछ परागंदा माहौल था, वो कुछ तू तकार बदतमीजी वगैरह। यहाँ का भी कौमी आवाज़ जो निकला था तब भी मैंने उसमें काम किया शुरू में, और उसके अलावा हमने कई कातिबों को, अपने जानने वालों को वहाँ पे भेजा, लेकिन हम दावत से नहीं निकले। वो दावत का मेयार और उनका यहाँ का जो माहौल था वो बहुत पाकीज़ा था। उस पाकीज़ा माहौल की वजह से पैसे कम मिलते थे लेकिन माहौल पाकीज़ा था, इस वजह से हम कहीं गए नहीं थे। पब्लिक चाहती है खबर, थोड़ा सा मसाला ऐसा हो ताकि आपका मसाला भी बेकार ना जाए और दीनी हालात के ऊपर आपका कोई जग भी ना पड़े, तो वो पब्लिक चाहती है। लेकिन वो ऐसा करने से इन्होंने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। अब जो वीकली आ रहा है उसमें भी ये बात नहीं है, उसमें भी ये बात नहीं है, उसमें भी ये बात नहीं। ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, उससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। ये दौर है न्यूज़ के साथ व्यूज़ देने का। आप अपने व्यूज़ दीजिए, न्यूज़
के दर साथ न्यूज़ के साथ न्यूज़ दीजिए। की प्लेट में हाँ, दीजिए। न्यूज़ के प्लेट सिर्फ में न्यूज़ दीजिए। देंगे हाँ, तो वो नहीं पढ़ने हाँ, वाला या रीडर नहीं पढ़ने वाला, हाँ, न्यूज़ के साथ व्यूज जाएंगे तो हाँ, लेकिन बाद लोगों का हाँ, यह है कि हमें न्यूज़ में व्यूज को फलक मलक नहीं करना हाँ, चाहिए, हाँ, उनके अपने हाँ, डिसीजन होते हैं, मेरा ख्याल है। हम्म। और क्या चीज़ें आप हमसे शेयर करना चाहेंगे और अपनी वो उसमें एक बात मुझे याद आई कि पहले जो अखबार में खबर शाया होती थी, हम्म, एक खबर आपने तर्जुमा की पीटीआई से या यूएनआई से, तो उसके अंदर जब आदमी मुतरज्जिम अपना तर्जुमा लिखता है तो जब अपनी बात कहना चाहता है तो उसको ब्रैकेट में लाता है। हाँ, ब्रैकेट में लाने का मतलब ये कि ये जुमला मेरा अपना है, ये पीटीआई का नहीं है। पहले ये चलता था ज़्यादातर बचने के लिए, अखबार के उससे बचने के लिए कि जो कुछ जिम्मेदारी होगी तो वो मेरी होगी ना अपनी, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा, बाकी तर्जुमा जो है वो तो पीटीआई का है। तो वो पहले बहुत चलता था लेकिन अब वो बिल्कुल मतरूक है। आजकल तो बस मुतरज्जिम जो है वो पीटीआई का तर्जुमा बिल्कुल सेम तो आजकल अपने नाम से छापते हैं भाई। अपना PTI फिर की न्यूज़ आई है, अपना नाम, मैं करस्पॉन्डेंट हूँ, मैं अपना नाम लगा देता हूँ, अपना नाम लगा देते बल्कि हैं। प्रेस रिलीज किसी ने भेजी है अपने अदारे की और मैंने उस पे अपना नाम लगा दिया, नाम लगा ये दिया, हम एक आध लफ्ज लिख दिया उसके अंदर अपना, लिखा नहीं लिखा, यहाँ तक कि हम देखने को उर्दू अखबार में नाम धड़ल्ले से लगा अंग्रेजी वगैरह में फिर भी वो अपना उसको रिहर्स करके लिखते हैं, करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, उर्दू में बिल्कुल नहीं है। ये बताइए कि इस दौरान जो एक तरह से होता है ना कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ, कुछ ऐसे झगड़े जो याद हों, जो कभी कभी याद आते हो, कुछ ऐसे खुश जो कभी खुश भी करते हो, कभी टेंशन में भी लाते हो। हाँ, लेकिन ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ उस ज़माने में। मेरे टाइम के अंदर कभी किसी से कोई ऐसा झगड़ा या जाति बुग़्ज़, झगड़ा से मतलब मुराद ये है जाति बुग़्ज़ या प्रोफेशनल झगड़ा वो कुछ हुआ नहीं, भाई देखने को नहीं मिला मुझे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि चीफ एडिटर जो है वो सब एडिटर को हिदायत दे और वो ना माने तो उसको कभी कभी गुस्सा आ जाया करता था। तो हमारे एक एडिटर थे अख्तर सिद्दीकी साहब, तो हमारे दावत अखबार में, दावत अखबार के एडिटर थे हमारे मोहम्मद मुस्लिम साहब। उन्होंने मुस्लिम साहब ने कहा अख्तर साहब से कि बाज़ार का भाव आप रोज़ाना दे दिया करें। अब बाज़ार भाव के अंदर जो है अनाज है, ज्वार है, आटा है और गेहूँ है, वो सब के पैसे लिखे जाते थे। वो उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उन्हें इग्नोर करते रहे। जब 10-12 दिन हो गए तो उन्होंने देखा कि ये मेरा कहने नहीं मान रहा। उस दिन उनका गुस्सा मैंने देखा तो उनकी आंखें भी लाल हो गई थी। तो उन्होंने आखिरी लफ्ज़ ये कहा, खड़े हो गए उनसे, वो बैठे हुए थे सीट पे अख्तर सिद्दीकी, वो खड़े हुए थे, तो वो कहने लगे मैं कितनी मरतबा कहूँ आपसे कि आप बाज़ार भाव दे दिया करें। तो अख्तर साहब भी बहुत मज़े के आदमी थे, वो समझ गया कि नहीं आज ये गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप अखबार भाव आप देख लें। तो अखबार भाव का एक कॉलम अलग से आता है, पीटीआई के अंदर भी आता था तो वैसे भी आता था, यूएनआई में भी आता था। तो हमारे यहाँ यूएनआई की सर्विस ज़्यादा थी, पीटीआई की कम थी। दावत अखबार में पीटीआई यूएनआई की सर्विस भी हाँ थी, पहले रोज़नामे की पहले एक थी, बाद में दोनों हो गई थी, दो मशीनें हो गई। एक मशीन ख़राब हुई तो दूसरी मशीन से उन्होंने काम कर लिया। तो मैंने ये तो गुस्सा मैंने देखा, बाकी कोई चपकली से चीज़ नहीं देखी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, चुपचाप आदमी अलग हो जाए। एक दुनिया अजीब सी दुनिया थी और कातिबों का मामला ये रहा, मैं सुन पाया, मैंने देखा नहीं वो दौर, कि कातिब जो चाहे जिस भी अखबार में जो चाहे वो करवा लेते थे, अपनी मुतालबे मनवा लेते थे और उनकी हड़तालें बड़ी मशहूर रही हैं क्योंकि अखबार उन्हीं के लिखने से निकलता था तो मैनेजमेंट मजबूर हो जाया करता था। तो ऐसे वाक़यात भी हुए होंगे? ऐसे वाक़यात बहुत हुए। हमने हड़ताल भी की, लाल झंडे भी उठाए, दावत अखबार के दरवाजे पर मुजाहरा भी किया और अदालत के अंदर हम लोग गए भी, वहाँ पे सबूत भी पेश किए। वहाँ पे सबूत हमने ये पेश किया था, अदालत में हम जाते थे बिल्कुल एक ही साथ, एडिटर भी जा रहा है या मैनेजर भी जा रहा है,
ऑफिस की तरफ से हम भी जा रहे हैं, सब साथ ही जा रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं। मुद्दई हाँ, मुद्दा दोनों जा रहे हैं दोनों साथ जा रहे हैं, कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। तो कभी हाँ, निकालने की धमकी नहीं दी गई आपको? नहीं, निकाल बाहर किया जाएगा, इन लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाएगा? निकाल बाहर करने की धमकी नहीं दी गई, हल्के फुल्के दे दी तो दे दी। तो उस ज़माने में हमने ये कोशिश की थी कि देखो जी ये तो लिखते हैं, ये सहाफ़ी हैं, लेकिन हम भी सहाफ़ी से कम नहीं है कि हम इनकी तहरीर को सही करके लिखते हैं, जहाँ जहाँ ये गलती करते हैं वहाँ हम लिखते हैं। तो कुछ तहरीरें हमने इकट्ठी कर ली थी, एडिटर हजरात की भी और मुस्लिम साहब के भी जो चीफ थे वो सब हम दुरुस्त किया, वो हमने सब उसको अदालत को पेश किया। तो अदालत ने भी देखा, हमने कहा हाँ है तो ठीक, आपने इसको ठीक किया। हमने कहा देखिए हमने गोल निशान लगा के यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, इसकी जगह ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मान लिया था उसको। तो उसमें अदालत ने हमारे बारे में फैसला किया, क्या किया कि इनको भी ये ग्रेड दिया जाए, ये ग्रेड दिया जाए, ये ग्रेड सहाफ़त का, मतलब सहाफ़त का जो ग्रेड है वो कातिकों को भी दिया जाए, कातिकों को भी दिया ये जाए। अहलियत रखते हैं। तो अहलियत का सर्टिफिकेट उन्होंने हमको दे दिया। वहाँ तो इन्होंने हाँ कर दी, लेकिन बाद में इन्होंने आने के उसको मना कर दिया, मना कर दिया। तो तब भी हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी हम काम करते रहे। तो इनकी रिवायत तो अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, सब के सब गए, लेकिन देने के मामले में शुरू से ये बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ में देने की बात की आपने, अब यहाँ मैं बहुत लंबी बात समझ होगी, अब जल्दी से हम मुकम्मल करते हैं कि उर्दू अखबारात के ताल्लुक से एक बात ये कही जाती है कि उर्दू अखबारात में काम करने वाले अदारे नहीं बन पाए, अरे उर्दू अखबारात अदारे की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाए। उर्दू अखबारात के मुदीरान हुए, वो डेवलप किए, उन्होंने 1 से 4 अखबार निकाल लिया, 5 निकाल लिया और उस पर DAP कराया। उसके बाद उनके वसाइल हुए तो उनकी अपनी बिल्डिंगें खड़ी हुई, अपने वसाइल बने, लेकिन वो जो दफ्तर जो कमरे का था, 3 कमरे का, तो वही रहा। स्टाफ के साथ जो पहले दिन से इस्तेसाल था, तनख्वाहें कम देना, वसाइल कम देना, उनको कोई रिकॉग्निशन न देना, कहीं बाहर उनका रिकॉग्नाइज ना होना, जैसे सहाफ़ी दबा, ये जो दबा के रखने का उर्दू में कल्चर रहा है, ये पहले भी ऐसे था? पहले भी ऐसे था, ये एक रिवायत रही है, रिवायत है, रिवायत, हाँ रिवायत है, वो अभी भी कायम है, अभी भी कायम है, और कई इदारों में कायम है, और जो मशहूर इदारे हैं उनमें भी कायम है, और जो मशहूर शख्सियतें हैं जो इसको लागू करती हैं, जो इसके अंडर रहती हैं, जो जिनके नज़्म के अंदर ये, वो भी उसको लागू नहीं करते, वो बिल्कुल इस्तेसाल करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। कहीं आपको नहीं लगता कि इस इस्तेसाल के नतीजे में जो पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए जर्नलिज्म की, एक जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट समाज के अंदर जो इंट्रोड्यूस हो, प्रोड्यूस हो, वो उस तरह से अपने आप को पेश नहीं कर पाता, दब जाता है, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, एकदम बिल्कुल डाउन हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, और न उनसे फिर आजकल लड़ सकता है, न कुछ कर सकता है। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो आपकी पूरी तक की जर्नी रही। तो अभी 2019 के बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? 2019 के बाद तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उर्दू पढ़ने वाले अगर उर्दू सीखना चाहें तो मैं उनके साथ ताउन कर सकता हूँ, उनको सिखा सकता हूँ, चाहे वो खुशखती सीखें, चाहे वो उर्दू लिखना पढ़ना सीखें, वो मैं उनको सिखा सकता हूँ। उर्दू के अंदर अल्लाह के शुक्र से मेरी महारत है काफ़ी, क्योंकि इसमें फ़ारसी भी है, अरबी भी है, तो थोड़ी बहुत तो मुझे आती है, ये तो नहीं कह सकता। तो क्या आपने इसी घर पर सिखाना चाहते हैं? हाँ, इसी घर पे मैं इंतज़ाम कर दूँगा, जो बच्चे आएंगे उनको बिठा दूँगा यहाँ पे, उनको सिखा दूँगा। मेरा काम सिखाना है, बाकी याद करना उनका काम। एक चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो 50 साल ज़िंदगी, 50 साल अपनी ज़िंदगी की 50 साल उर्दू सहाफ़त को आपने दिए एज ए प्रोफेशनल कातिब, मुख्तलिफ अदवार में आपने काम किया, आप जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि उर्दू सहाफ़त का वो मेयार नहीं रहा, तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो लोग उर्दू सहाफ़त में, मेरे जैसे जो लोग अभी आपके सामने बैठे हैं, मैं भी एक छोटा सा इदारा चला रहा हूँ मामूली सा, और भी जो लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, तवक्को क्या रखते हैं कि उर्दू सहाफ़त आने वाले दिनों में ऐसी आगे बढ़े? जश्न तो मनाया जा रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा, जहाँ तक मेरी समझ काम दे रही है। ये दौर जश्न मना करके बाका साहब का जश्न हम मना रहे हैं, लेकिन बाका साहब बनने के लिए, बाका साहब बनाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि
उर्दू जो हमारी खाने पीने का, जिसका हमने रोटी खाई है, उसका हक हम अदा नहीं कर रहे और ना हम उसको सिखा रहे हैं किसी को। अपनी जो जनरेशन हमारी अपनी है, हमारे अपने घर के जो बच्चे हैं, उनको भी हम उर्दू नहीं सिखा पा रहे। उर्दू से उनको बिल्कुल पीछे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर 50 साल के बाद हम न रहें, आप न रहें, 50 साल बाद उर्दू रहेगी तो किस हालत में रहेगी, आप उर्दू देख पा रहे हैं? हाँ, उर्दू रहेगी तो बिल्कुल नागुफ्ता पे हालत में रहेगी। अगर अभी भी है, अभी भी वहाँ तक पहुँच गई है। अगर हमने इसके अंदर कुछ अपना ताउन नहीं किया, इसको आगे नहीं बढ़ाया, किस तरह करता हूँ, किस तरह हम उसको उर्दू को लिखें, उर्दू को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, खुद सेमिनार बहुत हो रहे हैं सेमिनार। दिल्ली में तो मैंने अभी देखा ये सेमिनारों का महीना था जो रुखसत हो रहा है, 2-3 दिन में रुखसत हो जाएगा। और दिल्ली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर हजरात रिसर्च स्कॉलर्स दिल्ली आए और उन्होंने बड़े बड़े सेमिनार पढ़े। हर साल ये होता है, मार्च का महीना सेमिनारों का महीना होता है। और तो ये सेमिनार तो हो रहे हैं, लेकिन अमलन जो आप बता रहे हैं कि जब तक पढ़ेंगे और लिखेंगे नहीं, इस पर कोई काम बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। नहीं यार, काम बिल्कुल भी नहीं, काम बिल्कुल है ही नहीं इसको। हम लोग चाहते ही नहीं, सेमिनार करने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो मौलाना वो थे अनीस दहलवी साहब, हाँ, वो मेरे बाद में समधी भी हुए। तो समधी होने से पहले मैं उनका बहुत वो था, कदर करने वाला, बहुत अच्छी तरह से दोस्त भी थे मेरे और सब कुछ थे मेरे। तो वो उन्होंने कहा कि तुम सारे लोग यहाँ से सर्टिफिकेट ले रहे हैं उर्दू अकेडमी से, आप भी ले लो, मैं लिख देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा देखो जी, मैं सर्टिफिकेट ऐसे नहीं लेना चाहता। यूँ तो मेरी नज़र में अब तक जितने भी सर्टिफिकेट मिले हैं उनको अलिफ लिखना भी नहीं आता, लेकिन उनको खत्ताती का सर्टिफिकेट मिल गया। तो मैंने कहा मैं ऐसा चाहता नहीं। कहने लगा तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो तुम्हारा काम आएगा, पैसे वैसे मिलेंगे। मैंने मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए और न मुझे वो नाम चारे का सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसके बाद भी मैंने कई लोगों को देखा कि जिनको कुछ लिखना भी नहीं आता, उनको उर्दू अकेडमी ने सर्टिफिकेट दे दिए, शाल भी दिए, पता नहीं क्या क्या दिया। तो वैसा मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। हालांकि मैं अगर कोशिश करता तो मुझे भी मिल जाता। मेरे पास भी कई नमूने थे लिखे हुए। उस वक्त मेरा हाथ भी बिल्कुल अच्छा था। अब तो किताबत के अंदर हाथ की रवानी जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। अब बहरहाल आपने जो है हमारे साथ वक्त दिया, हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और हमें आपने वक्त दिया और खुल करके सारे मसले पर हमने बात की है और आपकी एक्सपीरियंस। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है अपने घर पे बैठकर पढ़ाने का, अल्लाह करे चल जाए। हम कोशिश करेंगे, एशिया टाइम्स के जरिए से भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बताएं और आप तक आएं। और जो लोग भी उर्दू सीखना चाहते हैं, जो सही मानों में उर्दू को मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि उर्दू पढ़ने और पढ़ाने से होगा, लिखने और लिखाने से होगा, तभी समाज में उर्दू बाकी होगी। मुशायरा पढ़ते रहने से उर्दू बाकी नहीं रहेगी। एक दिन हिंदी में लोग मुशायरा पढ़ रहे होंगे, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये थे सैयद मोहम्मद निसार साहब, जो हमें बता रहे थे कि 50 साल उनकी जो ज़िंदगी जो 50 साल हैं उर्दू सहाफ़त की खारदार वादी में किस तरह से गुजरे हैं और किस तरह के उनके तजर्बात रहे हैं, हम आप तक ला रहे हैं। इसके अलावा जो इस बात ख़ास बात ये है कि 80 साल से ज़ायद की उनकी उम्र लगभग हो रही है, आज भी वो उर्दू की खिदमत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप जामिया नगर अबुल फजल एनक्लेव में अगर रहते हैं और आपके बच्चों को उर्दू पढ़ना है, खुशखत का शौक़ है, तो ये जो ई ब्लॉक का 93 जो इनकी बिल्डिंग है, इस पर अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो उनको उर्दू भी पढ़ाएंगे और उनको खुशखत भी सिखाएंगे। और सही मानों में उर्दू पढ़ने से, उर्दू लिखने से ही, उर्दू पढ़ाने से ही उर्दू की खिदमत आने वाले दिनों में होगी और जारी भी रहेगी। वरना सिम्पोजियम और सेमिनारों की जो अपनी अहमियत है हम उसे इनकार नहीं करते, लेकिन सिर्फ अगर सिम्पोजियम, सेमिनार और मुशायरे होते रहे तो उर्दू हमारे सामने दम तोड़ जाएगी, हमें उसका पता भी नहीं चल पाएगा। आज बस इतना ही। हम आने वाले दिनों में फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे और इसी तरह की एक और शख्सियत का हमने इंतखाब कर रखा है। हम जब उनके सामने होंगे आप उन्हें भी देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया।